अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब क्लास के बाकी पार्टिसिपेंट किधर हैं? आज जो टॉपिक है कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। ये रिलेटेड टू नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज लेस एंड इक्वल टू नॉर्म ऑफ टू वेक्टर्स जिसके अकॉर्डिंगली इनर प्रोडक्ट है। आज का जो टॉपिक है वो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है फर्स्ट में, और सबसे पहले तो है उससे रिलेटेड कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी का जो थ्योरम है उसमें वैल्यू डिफाइंड है, इसको आगे फर्दर प्रूव करना भी डिफाइन किया हुआ है जिसके अंदर हमें इसको प्रूव करना है। लेट यू बी विद द एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, कोई सी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर आर पे, उसके कोई से भी दो एलिमेंट्स चूज किए यू एंड बी। देन कॉची हमारे पास एक मैथमेटिशियन के नेम से यहाँ पर थ्योरम है, उसका फुल नेम यहाँ पे कॉशी श्वार्ट्ज नहीं, कॉशी सेपरेट है, श्वार्ट्ज उसने बाद में एडिशन की थी इस थ्योरम के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे श्वार्ट्ज के साथ नेम मेंशन किया हुआ है। इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, absolute value of inner product of two vectors is less and equal to norm separately norm of two vectors। दो वेक्टर्स का जो नॉर्म है उससे ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा किससे, इनर प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी कि इनर प्रोडक्ट लेनी है उसके बाद एब्सोल्यूट, ऑब्वियसली वो इनर प्रोडक्ट का ही पॉजिटिव ही आती है। एब्सोल्यूट का वर्ड जस्ट यहाँ पर इसलिए यूज किया हुआ है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही इसके अंदर वैल्यू चूज करनी है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी क्योंकि सम टाइम इनर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हमारे पास नेगेटिव के अंदर भी प्रोसेस होता है, नेगेटिव के अंदर भी वैल्यूज आती है। इसका प्रूफ है पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे इसका प्रूफ किया हुआ है विद थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रूफ नहीं किया हुआ, ये थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। इसमें सबसे पहले तो सेम की सेम के साथ ली हुई है ताकि उसको यू के जीरो के फॉर्म में प्रूव किया जा सके। इफ v इज इक्वल टू जीरो, वेक्टर अगर आपके पास जीरो है, देन u नॉर्म विद एन इनर प्रोडक्ट, u की v के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, v एक जीरो वेक्टर है, उसको हमने नॉर्मली प्रूव करना है, यहाँ पर सेटिस्फाई करना है इनइक्वालिटी को लेस एंड इक्वल टू वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ये मेरे पास इनइक्वालिटी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर एक वेक्टर जो है वो जीरो हो जाता है तब इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या तब भी हमारे पास हमारी इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाती है। तो इसके लिए अभी सिर्फ हमने v इज इक्वल टू जीरो लिया है, सब्स्टिट्यूट किया है, u एंड v हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके अंदर v की वैल्यू जो है वो जीरो सब्स्टिट्यूट किया है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जीरो एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे जीरो एक वेक्टर है। आगे फर्दर जस्ट ये नोट किया है कि यहाँ पे जो जीरो वेक्टर आया है वो बेसिकली यहाँ पे कोई वेक्टर था जिसके साथ जीरो मल्टीप्लाई, अगर आप देखें दोनों जीरो के अंदर डिफरेंस, ये बोल्ड जीरो है। और हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में जो पॉइंट था सबसे मेन वो यही चीज वहां पे डिफाइन की थी कि जीरो वेक्टर को बोल्ड रेफरेंस के साथ लिखा जाएगा, बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ नोट किया जाएगा। अगर सिंपल जीरो होगा तो देखें ये सिंपल जीरो है, बोल्ड नहीं किया हुआ इसमें। यहाँ पर एक वेक्टर है, कहता है वेक्टर जीरो वेक्टर को में अगर एक वेक्टर और साथ में एक स्केलर, क्योंकि कोई भी चीज खुद से जीरो नहीं होती जब तक उसके साथ कोई चीज जीरो मल्टीप्लाई नहीं हो, तो एक वेक्टर w है उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई और देन हमारे पास जीरो जो है वो बाय इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ी थी
उसके अंदर अगर हमारे पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर भी लिखा जा सकता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जीरो मैंने बाहर लिखा है, जीरो जब इनर प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई आया तो ऑटोमेटिकली ही जीरो रहता है। फॉर ऑल w बिलोंग्स टू v, so both sides of 1 are 0 and the equality holds in 1। दोनों साइड जो हैं वो 1 की 0 हो जाएंगी। बिकॉज क्यों 0 हो जाएंगी, ये इसमें इसको 1 का नेम दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे नोट करें। इसमें हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड को बताया कि 0 हो जाएगी। राइट साइड कैसे 0 हुई है ये डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे 0 होगी। हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था थर्सडे वाले दिन, उसमें इनर प्रोडक्ट के बाद नॉर्म वाला ही टॉपिक था। नॉर्म वाली जो फॉर्म थी उसके अंदर डेफिनेशन लिखी हुई थी कि अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म 0 होता है दैट मीन कि हमारे पास वो वेक्टर 0 है। जैसे किसी भी नॉर्म वेक्टर का नॉर्म जो है 1 है, इट्स मीन कि उसकी इनर प्रोडक्ट जो है वो 1। इसी तरह किसी भी वेक्टर का नॉर्म 0 उस कंडीशन में होगा जब वेक्टर हमारे पास 0 होगा। भी हमने 0 लिया, ये 0 होगा, इसका नॉर्म भी 0 है, नॉर्म 0 है, तो ऑटोमेटिकली यू के नॉर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर वो भी 0 हो जाएगा। इट्स मीन इसके लिए इक्वालिटी होल्ड की है अभी। जस्ट अभी उसकी इनक्वालिटी होल्ड किया है, यहाँ पर इनक्वालिटी के अंदर सिर्फ इक्वल साइन होल्ड किया है। अभी उसको फर्दर मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है लेस एंड इक्वल टू के लिए। नाउ लेट v इज नॉट इक्वल 0। हम लेट करेंगे v इज नॉट इक्वल टू 0 कि v जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। पहले हमने 0 के इक्वल लेते हुए इसको इक्वल प्रूव कर लिया है कि लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल है। अब 0 नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पर कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा। उसके लिए यहाँ पर एक इनर प्रोडक्ट चूज की है, u माइनस टी v के साथ एक वेक्टर चूज किया है। u और v दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, t हमने एज ए स्केलर चूज किया है एक नेगेटिव स्केलर की फॉर्म में कि जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v के साथ और फिर u में सब्ट्रैक्ट होगा, फिर भी उसके नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है, वो हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा। उसके लिए हमने यहाँ पर स्केयर भी लिया है, नॉर्म भी लिया है, फिर स्केयर भी लिया है। लेने के बाद हमने फर्दर उसके ऊपर नॉर्म लिया तो इट्स मीन वो उसकी इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन हो सकता है, वो यहाँ पे डिफाइन किया है। फिर उसको ओपन किया है इनर प्रोडक्ट को, ये यू लिया है पहले, इसकी इनर प्रोडक्ट लिए हैं दोनों के साथ, पहले यू के साथ लिए, फिर माइनस टी बाहर आ जाएगा, फिर यू की बी के साथ यहाँ पर ली है बी की, फिर उसके बाद माइनस टी एंड बी इनकी हमने लेनी है। नेक्स्ट वाला जो यू और बी है इसके साथ इनर प्रोडक्ट लिए तो माइनस टी बाहर आ जाएगा, बी और यू रह जाएगा अंदर। उसके बाद जो है वो माइनस माइनस प्लस होकर टी का स्क्वायर आ जाएगा और बी एंड बी की फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। उससे नेक्स्ट स्टेप में बी और ये देखें बी का नाम कंबाइन अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली बी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बी के नॉर्म का स्क्वायर। जो उसने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मेंशन नहीं किया, मजीद आगे जाके उसने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, वहां पे भी अगर आप डायरेक्टली इसको मेंशन कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस टू टी, अगर आप इसमें नोट करें जो मैंने हाईलाइट किया है u और v और v और u के साथ, तो ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस विद सेकंड एक्सियम कि हमारे पास अगर वेक्टर जो हैं वो रियल स्पेस में से हम चूज कर रहे हैं तो u और v इनर प्रोडक्ट ले लें या v और u ले लें, दोनों जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पर उसने u और v को सेम लेते हुए दोनों को क्या किया, बाद में वो ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होके माइनस टू टी और ये फॉर्म बनेगी, साथ में टी स्क्वायर बी और बी की फॉर्म एज भी आ जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप अब टी जो हमने पीछे डिफाइन किया था वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड बी ओवर वी नॉर्म स्क्वायर, यानी कि v की इनर प्रोडक्ट जो है विद v वो भी ओवर की फॉर्म में डिफाइन है। वो जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैंसिल किया है, जो वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल होती हैं, वो हमारे पास है v नॉर्म स्क्वायर के साथ में कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास जो है वो ये रह जाएगा कैंसिल होने के बाद। अब ये दोनों जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं,
यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ये लिखी हुई है यहाँ पे। अब रीजन जो है वो ये कैसे कैंसिल हुई है, इसकी रीजन डिफाइन कर देती हूँ। -2 UV और UV दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा UV के की इनर प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये चीज बनेगी जो आगे नेक्स्ट में लिखी हुई है। इसके नीचे में ओवर में क्या है, V नॉर्म स्क्वायर, ये V नॉर्म स्क्वायर और वो V नॉर्म स्क्वायर सेम है। इट्स मीन के दोनों वैल्यू जो है वो सेम है। -2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ UV इनर प्रोडक्ट ओवर V नॉर्म स्क्वायर, इसमें से ये सेकंड वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ पे माइनस के साथ एक वैल्यू रह जाएगी और एक वैल्यू जो है वहां से स्किप आउट हो जाएगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड पे वी नॉर्म का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास ये फॉर्म आएगी। इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर यू नॉर्म स्क्वायर वी नॉर्म स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, माइनस वाला जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू वी इनर प्रोडक्ट उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये फॉर्म बनेगी। हमें बाय कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वो सिंपल चाहिए, तो हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वो प्रूफ हो जाएगी यू वी इनर प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लेस एंड इक्वल टू यू नॉर्म मल्टीप्लाई वी नॉर्म के साथ। इसके नेक्स्ट जो है इसकी बेसिक पॉइंट्स हैं, इन थ्योरम्स को मैं पूरा डिटेल से नहीं करवाऊंगी। The norm in an inner product space V satisfy the following axioms। अब नॉर्म के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे थ्योरम दिए हुए हैं कुछ। V का नॉर्म जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है और V नॉर्म इज इक्वल टू 0 है इफ एंड ओनली इफ V इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर कोई वेक्टर 0 है तो उसका नॉर्म भी 0 है, या सेकेंडली अगर कोई नॉर्म किसी भी वेक्टर का नॉर्म इक्वल टू 0 आता है दैट मीन तो वो वेक्टर 0 था। ये इफ एंड ओनली इफ यानी कि कन्वर्सली और इनवर्सली दोनों की फॉर्म होती है। उसके बाद जो है कोई सा भी एलिमेंट के यानी कि स्केलर जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड वाला जो है वो के कोई सा भी स्केलर है वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और नॉर्म के अंदर है तो उसको हम सेपरेटली नॉर्म से बाहर भी लिख सकते हैं, के स्केलर का एब्सोल्यूट वैल्यू और बी नॉर्म। एंड द थर्ड पॉइंट u प्लस v दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन है, एडिशन के बाद उसका नॉर्म ले रहे हैं तो वो नॉर्म अगर सेपरेटली आप ले रहे हो तो वो लेस एंड इक्वल टू की फॉर्म आ रहा है। और ये इस इनक्वालिटी को आगे नाम भी लिखा है, ट्रायंगुलर इनक्वालिटी है। ये आप लोगों ने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 में रियल एनालिसिस की फॉर्म में जो रियल नंबर्स पढ़े थे, रियल लाइन नंबर्स, उससे पहले हमने जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट किया था उसमें भी ये इनक्वालिटी थी और सेम एज इट इज ही फॉर्म में थी कि दो वहां पर दो वेक्टर्स नहीं थे, हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे दो एलिमेंट्स थे, कोई से भी दो एलिमेंट्स रियल एलिमेंट्स को ऐड करके उनका नॉर्म लिया जाए तो वो लेस एंड इक्वल टू दोनों के सेपरेट नॉर्म के साथ इक्वल की फॉर्म में आते हैं। यहाँ पर हम वेक्टर्स की फॉर्म कर रहे हैं लेकिन इनक्वालिटी वही है वेक्टर्स की फॉर्म में, तो ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी यहाँ पे भी वही है, वेक्टर के लिए भी सेम है, रियल नंबर्स के लिए भी सेम है और हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी ये सेम ही रहती है। आगे इसका मैं प्रूफ नहीं करवा रही थ्योरम का, जस्ट इसकी स्टेटमेंट ही करवा रही हूँ। थ्योरम बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं करवा रही। रिलेटेड टू कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन, एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5 किए किसी ने?
क्लास क्वेश्चन ये कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक कर लिए थे। 5 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ऑर्थोगोनल वाला आता है, वो मैं आप लोगों को करवाती हूँ अभी। ऑर्थोगोनल वाला टॉपिक उससे रिलेटेड, और इसके अंदर कौशी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज के अंदर कोई भी। चेक कर लेती हूँ इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है तो। ये आगे फर्दर यूज हो रही है सिर्फ इसलिए यहाँ पे कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को डिफाइन किया हुआ है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उनको बेशक एक दफा देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक है, जैसे ये पीछे इनर प्रोडक्ट और नॉर्म्स लेते आए हैं, यहाँ पे सिर्फ उन दोनों का कंपैरिजन है, लेस एंड इक्वल टू फॉर्म में। आगे है नेक्स्ट पे ऑर्थोगोनैलिटी। डेफिनेशन है सबसे पहले, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल किस वे में हम फाइंड कर सकते हैं, और फिर उससे नेक्स्ट है ऑर्थोगोनैलिटी। सबसे पहले तो है दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल, यहाँ पे कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ही यूज हो रही है, कॉशी इसीलिए यहाँ पर यूज की हुई है, पीछे उसको एक्सप्लेन किया है कि दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट विद एब्सोल्यूट वैल्यू लेस एंड इक्वल टू होती है हमारे पास दोनों वेक्टर्स की सेपरेट नॉर्म की मल्टीप्लिकेशन पे। यहीं से उठाकर नॉर्म्स की वैल्यू को वो लेफ्ट साइड पे लिया है, तो वो इनर प्रोडक्ट के नीचे डिवाइड हो जाएंगी, और जब हम डिवीजन की फॉर्म में इसमें में मेंशन करते हैं तो रियल नंबर कोई सा भी थीटा लेते हुए हम यहाँ पर एंगल डिफाइन कर सकते हैं cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारे पास cos एंगल इस्तेमाल होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो हमारे पास साइन आता है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म नहीं है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म मेंशन ना और डॉट प्रोडक्ट होती है, जहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया cos थीटा। तो अब हमने एंगल फाइंड करना है अगर u और v के बिटवीन, तो हमने क्या करना है, उनकी इनर प्रोडक्ट लेनी, इनर प्रोडक्ट लेने के बाद ओवर में उन दोनों का नॉर्म लेना और डिवाइड कर देना, तो हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cos को इन्वर्स कर लें, थीटा की फॉर्म मिलेगी। नेक्स्ट पे है अब ऑर्थोगोनैलिटी, तो हमारा मेन टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर u एंड v। और क्लास इस ये एक पैराग्राफ है, इसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, मैं सारे डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्थोगोनैलिटी बेसिकली क्या चीज़ है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। द वेक्टर u एंड v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर्स उस वक्त ऑर्थोगोनल कहलाएंगे इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि उनके बिटवीन में जो एंगल बन रहा है दो वेक्टर्स के बिटवीन में वो 90 का एंगल है। दैट मीन इसको सेकंड वर्ड में ये कहते हैं, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हैं तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। परपेंडिकुलर में 90 का एंगल ही बनता है, और सेकेंडली अब अगर आप इसको इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं तो इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास उन दोनों वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होगी, तो वो दोनों वेक्टर जो हैं वो हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएंगे। अब ऑर्थोगोनल के लिए कितनी कंडीशन है कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो सकते हैं, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं, उनकी इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आएगी, वो तब भी ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। इन विच कहता है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन विच केस, अब इस केस के अंदर हमने यहाँ पर तो ऊपर हमारे पास एंगल फाइंड करना था, जब उनका एंगल 90 डिग्री हो गया, cos 90 क्या होता है 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट सारी की सारी इक्वल टू 0 आएगी, यही चीज यहाँ पर उसने मेंशन किया इक्वल टू 0। सो u एंड v आर ऑर्थोगोनल, कहता है u और v जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे इफ एंड ओनली इफ u एंड v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यहीं से उसने फाइंड किया, 0 डायरेक्टली नहीं मेंशन किया,
बिकॉज जब ये u नॉर्म और v नॉर्म राइट साइड पे आएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होंगे, 0 हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आएगी। अब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तब होंगे जब उनके बिटवीन 90 का एंगल होगा, और सेकेंडली u और v जो उनकी इनर प्रोडक्ट है वो भी इक्वल टू 0 होगी। अब इसको पढ़ने का क्या वे है वो यहाँ पे डिफाइन किया है। इफ u इज ऑर्थोगोनल टू v, देन वी राइट u परपेंडिकुलर टू v, ये t ऑपोजिट का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, एंड रीड u इज ऑर्थोगोनल टू v। अब अगर इन केस एमसीक्यूज में इसको ऑपोजिट कर दिया जाए, v पहले लिख दिया जाए, u बाद में लिख दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली ये b वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होगी। v पहले आएगा, v ऑर्थोगोनल टू u, एंड इसको रीड करते वक्त भी यही आपने करना है, फिर v इज ऑर्थोगोनल टू u। अगर यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं या स्टार्ट में ऑर्थोगोनैलिटी की वे चेंज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ही कन्वर्टिंग काम आएगी। नेक्स्ट पे है रिलेशन ऑफ बीइंग ऑर्थोगोनल बिटवीन वेक्टर्स इज क्लियरली सिमेट्रिक। हम पहले कर चुके हैं कि हमारे पास u v इज इक्वल टू 0 होता है, तो इट्स मीन v u v नॉर्म बाय इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड एक्सियम, कि अगर आप u v ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल आता है, v u पे। u v 0 है तो ऑटोमेटिकली v u v इज इक्वल टू 0 है। thus if u is orthogonal to v, then we will say that v is also orthogonal to u। u orthogonal है v के, और बाय इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड एक्सियम के u v inner product is equal to v u inner product। So similarly we will say that here if u is orthogonal to v, then also v is orthogonal to u। अब नेक्स्ट पे है द वेक्टर 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी v। 0 वेक्टर अगर तो वेक्टर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स पर ऑर्थोगोनल है, दैट मीन आप 0 v ले लें या 0 v की v के साथ ले लें या 0 बाहर ले लें, सेम एक ही प्रोसेस में आंसर जो है वो आपका 0 ही है। कन्वर्सली इफ u is orthogonal to v, then u v is equal to 0 for all v belongs to v, and in particular u and u is equal to 0, that is u norm square is equal to 0, so that u norm is equal to 0। अगर दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आती है तो वेक्टर ऑर्थोगोनल है। यहाँ पर इसने लिया है कन्वर्सली की फॉर्म में, दो वेक्टर जो हैं इक्वल टू 0 है, उनकी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, उनमें से कौन सा वेक्टर 0 के इक्वल है कौन सा नहीं ये हमें नहीं पता। लेकिन कहता है इन पार्टिकुलर केस अगर आप दोनों वेक्टर सेम ही ले लेते हैं, हम एक लाइन पे खड़े दूसरी पे जा ही नहीं रहे, हम उसी को दो दफा कंसीडर कर लें, तो उसके बिटवीन में एंगल क्या बनेगा, कोई भी एंगल वहां पे नहीं बनेगा। और उसके अकॉर्डिंगली u और u की जो इनर प्रोडक्ट है सेम की सेम के साथ लेते हैं तो वो 0 आती है। इनर प्रोडक्ट सेम की सेम के साथ 0 है तो उसका नॉर्म भी 0 है, सो डेट u नॉर्म का स्क्वायर भी इज इक्वल टू 0 आएगा, इंप्लाइज के u इज इक्वल टू 0। हमारे पास वेक्टर जो है वही वेक्टर जो डिफाइनिंग नंबर है वही 0 है। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 है आपके इस चैप्टर में। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर ऑर्थोगोनल से रिलेटेड, let x is equal to 1 minus 1 2 and y is equal to minus 1 1 and 1 belong to R3। हमने इसको यहाँ पे ये शो कराना है कि दोनों जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया लेकिन नीचे उसने ये चीज शो की है। हमने इसको यहाँ पे शो ऑफ करना है कि हमारे पास ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या ऑर्थोगोनल नहीं है। इसके लिए सिंपल पर्पज है कि आपने दोनों की इनर प्रोडक्ट लेनी है। वही प्रोसेस है कि अगर तो आपको इनर प्रोडक्ट के लिए इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया क्वेश्चन में तो आपने उसमें u और v अपने वेक्टर से सब्स्टिट्यूट करके सिंपलीफाई कर लेना। नहीं दिया गया तो आपने खुद से यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस चूज करनी है। उसको चूज करते हुए आपने यहाँ पर इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लेनी है। अगर तो वो 0 आ रही है तो वो ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं है। यहाँ पे x और y के हिसाब से इनर प्रोडक्ट नहीं दी गई थी, हमने यहाँ पे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस चूज की है। फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, second element multiply by the second element, and third element multiply by the third element is equal to 0। 0 के इक्वलाइट्स मीन के x परपेंडिकुलर है y के, x इज ऑर्थोगोनल टू y, कि हमारे पास दोनों वेक्टर जो हैं वो ऑर्थोगोनल हैं और ऑर्थोगोनलिटी। अब आगे कहता है सिमिलरली आपने ये चेक करना है x और y जो हैं वो हमारे पास R4 में ऑर्थोगोनल है या नहीं। R4 ऊपर जो क्वेश्चन दिया था वो R3 में दिया था, R4 का मतलब है
4 डायमेंशन की रियल स्पेस के अंदर ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। अब यहाँ से अगर आप इसको नोट करें, मैं यहीं पे इसको रफली शो कर रही हूँ। वन मल्टीप्लाई -1, आंसर क्या आएगा? -1। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 -1 और -2 किसके इक्वल आता है? -3 के। और 1 मल्टीप्लाई 2 ये पॉजिटिव है, 3 में से 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा? -3 में +2 करेंगे तो -1 आएगा। माइनस माइनस प्लस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -1 और +1 0। तो इट्स मीन कि हमारे पास R4 जो है वो भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। नेक्स्ट पे है एग्जांपल नंबर 8। If U is orthogonal to V, then every scalar multiple of U is also orthogonal to V. U is orthogonal vector at V, then every scalar multiple of U is also orthogonal to V. इस मीन कि अगर आप किसी भी ऊपर हमने ये भी चीज की है यहाँ पर दोबारा से उसमें सिर्फ आप स्केलर की फॉर्म में ली है। ऊपर जो ये एक्सप्लेन की हुई थी ये जीरो की फॉर्म में की हुई है। अगर आप ये नोट करें यहाँ पर ये जीरो की फॉर्म में जीरो वेक्टर चूज करते हुए कोई सा भी अदर स्केलर के साथ यहाँ पर चूज करें तो अदर स्केलर के तौर पे मैंने यहाँ पर जो चूज किया हुआ है वो यहाँ पर के दिया है। u और v इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। के एंड u की इनर प्रोडक्ट लिया v के साथ, के को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसकी ही v के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, उस ऑन द नेक्स्ट स्टेप के जो है वो बाहर आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट आ जाएगा u और v पे। उसके बाद u और v जो है वो दोनों जीरो थे क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है, ये मेंशन भी किया हुआ है और क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है u इज ऑर्थोगोनल टू v। दोनों ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास ये किसके इक्वल आएगा? 0 के, तो k 0 इज इक्वल टू आल्सो 0 where k is belong to R यानी कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड therefore k u is orthogonal to v। अब यहाँ पे एमसीक्यू ये बन सकता है कि दो वेक्टर जो है वो आपस में ऑर्थोगोनल है, किसी एक वेक्टर को हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फिर भी अपने सेकंड वाले वेक्टर के ऑर्थोगोनल ही रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बोथ 1 1 1। दो वेक्टर दिए हुए हैं, अब हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होगा। अब ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं चेक करने, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं भी नहीं, हमने एक वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल होगा। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसको दो वेज के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं। या तो आप एक्स वाई जी बिलोंग टू R3, एक वेक्टर हमने यहाँ पे चूज किया है, वेक्टर चूज किया है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों वेक्टर्स के साथ जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इनर प्रोडक्ट है इसको इक्वल टू 0 ले रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए हमने एक ऑर्थोगोनल वेक्टर चूज करना है। सिमिलरली वही सेम वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के भी ऑर्थोगोनल होगा जो कि दूसरा वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 3 के साथ, दोनों को इक्वल टू 0 लिया है। जीरो लेने के बाद यहाँ पे वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट लिया है, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंड थर्ड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी है क्योंकि इक्वल टू 0 में थी। सिमिलरली सेकंड वाले से भी इक्वेशन बनेगी, वो भी हमारे पास आ जाएगी 0। अब यहाँ से फ्रॉम टू y इज इक्वल टू 3z, सेकंड वाली जो इक्वेशन है यहाँ से y की क्या वैल्यू आ रही है? -3z इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -3z आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको फर्स्ट वाले में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे आर्बिट्रेरी वैल्यू आएगी क्योंकि अननाउन वेरिएबल जो है वो 3 है और नंबर इक्वेशन जो है वो 2 है। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आर्बिट्रेरी वे में रिजल्ट आएगा जिसे हम इनकॉन्सिस्टेंट फॉर्म में भी बोलते हैं। लेकिन ये होमोजेनियस इक्वेशन तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास और वे जो बनेगा वो यहाँ पे डिफाइन है। एक्स वाई और जी के अंदर आपको हमने वैल्यूज निकाली है वो कुछ नहीं है। एक्स हमारे पास एज ए कंसीडर एज ए सिंपल वेरिएबल बट
Z is considered as a arbitrary variable. ये क्लास आप पे डिपेंड करता है, आप V को आर्बिट्रेरी कहना चाह रहे हैं या आप X को आर्बिट्रेरी कहना चाह रहे हैं या Y को। इन तीनों में से जो भी आर्बिट्रेरी कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वैल्यू को डिफाइन करेंगे। अब वो Z बाहर निकाल दिए, अंदर ये वैल्यू रख दी है। Z को कहता है अपनी मर्जी से सेटिस्फाई करने के लिए आप कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट स्टेप हमने ये फर्दर जो है जो वेक्टर फाइंड किया है, तो वेक्टर फाइंड करने के बाद उसका नॉर्म लिया है। नॉर्म लेने के बाद वो हमारे पास स्क्वायर रूट 11 और उसको इनर प्रोडक्ट फॉर्म में लिया है कि हमारे पास जो है उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बनेगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11 के साथ। अल्टरनेटिव मेथड भी क्या हुआ है, दोनों में से जो सा मेथड आप लोगों को बेस्ट लगे आप लोगों को कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसके अंदर e1 e2 e3 वेक्टर्स के ऊपर यूनिट वेक्टर चूज किए, उसके बाद ये फर्स्ट वेक्टर लिखा है एंड सेकंड वेक्टर नोट किया, मल्टीप्लाई करके ये चीज़ इस परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर्स बेस। अब ये कहता है परपेंडिकुलर होगा दोनों गिवन वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली। हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 11, यहाँ से 11 जो आया है वो डायरेक्टली लिखा हुआ है, वो बेसिकली इस वेक्टर का नॉर्म लिया है 1 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर जो कि बनेगा 9 और प्लस 1 एंड फर्दर प्लस e3 के साथ 1 है, उस 1 का स्क्वायर वो भी 1 आएगा और 9 और प्लस 1 और साथ में फिर प्लस 1 जो है वो हमारे पास बनेगा 11 और डायरेक्टली यहाँ पे जो स्क्वायर कुछ लेवल लिखा है वो बेसिकली जो हमने वेक्टर फाइंड किया इसी का नॉर्म लेके यहाँ पर नोट किया हुआ है। नेक्स्ट पे है हमारे पास e1 e2 e3 can we extended this method to higher dimension? Yes of course, ये हमारे पास हायर डायमेंशन के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत सिंपल है और हायर डायमेंशन के लिए हम जितनी मर्जी हायर डायमेंशन यहाँ पे लेना चाहें तमाम के लिए ये बात जो है वो सेटिस्फाई होती है। और नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कम्प्लीमेंट आप लोगों के कोर्स में इंक्लूड नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ से स्किप कर रही हूँ। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मैं करवाऊंगी नहीं, सिर्फ आप लोगों को शो करूंगी, आप लोग उसको खुद से देखेंगे होंगे या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, let u1 u2 u3 are 3 vectors और फर्दर जो इनके साथ प्रोसेस अप्लाई करना है वो ये 4 लाइन्स के अंदर मेंशन है। The inner product of each pair of above column vector, ऊपर वाले ये तीनों कॉलम वेक्टर्स की हमने सबसे पहले इनर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। उसके बाद ऑन द नंबर सेकंड द नॉर्म ऑफ ईच वेक्टर, हर वेक्टर का फिर हमने नॉर्म फाइंड करना है। उसके बाद जो है नंबर 3 पे अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2 एंड नंबर 4 अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u3, ये सारा कुछ हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इनकी इन प्रोडक्ट जो है वो हर एक के अलग डिफाइन कर दूँ, फिर उसके बाद जो है वो हम आगे फर्दर जो है वो सेकंड वाले के ऊपर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो इनर प्रोडक्ट लेनी है। इनर प्रोडक्ट सबकी आपस में लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे ली है u1 की u2 के साथ और यहाँ पे क्या यूज किया, यूजिंग एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल नंबर 2 में जो इनर प्रोडक्ट दी हुई है वो ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी की फॉर्म में दी हुई है, वो ही यहाँ पर यूज करनी है। डायरेक्टली यहाँ पे यूज आउट नहीं की हुई, वहाँ पर मेंशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ एक दफा फिर शेयर कर देती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पर जो सेकंड वाली एक्सरसाइज की है। ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो सेकंड वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये थी फॉर्म हमारे पास यहाँ पे जो दी गई है इनर प्रोडक्ट, वो ये चीज है C1 C2 inner product is equal to determinant of C1 transpose and C2
C1 का ट्रांसपोज और C2 को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर हमने उसका डिटर्मिनेंट लेना जो कि हमारे पास इक्वल आएगा ऑर्थोगोनल टू C1 एंड C2। क्वेश्चन नंबर 6, U1 की U2 के साथ, U2 की U3 के साथ एंड U3 की U1 के साथ, तीनों की आपस में लेनी है। सबसे पहले U1 की U2 के साथ इनर प्रोडक्ट यहाँ पे ले लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ U1 ट्रांसपोज U2, पहले ट्रांसपोज लिए, ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रो मैट्रिक्स में, और साथ में आ रहा है मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ U2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास यहाँ पर 6 आ रहा है। उससे नेक्स्ट के अंदर U1, U2 और U3 की फॉर्म के अकॉर्डिंगली अब हम सेकंड वाला वे करेंगे। हम यहाँ पर अब इसकी नॉर्मलाइजेशन को चेक करेंगे। और सेकंड पार्ट U1 की अब लेंगे हम U2 के साथ और U3 के साथ। U2 और U3 के साथ मेंशन किया, U1 की U2 के साथ मेंशन किया, वही चीज आ रही है। सेम उस तरह हम डिटरमिनेंट लेते हुए मैट्रिक्स को यहाँ पे सॉल्व करना। नंबर 2 पार्ट में नॉर्म ऑफ U1 इज, इनका नॉर्म फाइंड करना है, इसका नॉर्म फाइंड करेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 6। सेकंड वाले में आएगा 2 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 4 एंड 4 8 और प्लस 1 है। 1 का स्क्वायर रूट वैसे 1 आएगा, वो हमारे पास 3 नॉर्म स्क्वायर आएगा और वो बन जाएगा 3। The last 2 1 minus 4 के साथ norm of U3 is square root of 21। ये हमारे पास square root of 21 बनेगा। इसके आगे जो हैं वो पार्ट नंबर 3 और 4, ये आप लोगों ने फिर से एक दफ़ा ट्राई करने हैं, और नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवा देती हूँ।